साम्राज्य में एक परंपरा है कि सम्राट के सिंहासन संभालने के बाद 1 साल तक बाहरी लोगों से दुनिया के बारे में सीखता है। योद्धा, जादूगर और अपने अपने परीक्षा के जरिए चुने गए विद्वान पढ़ाई कराते हैं। किरण वहीं खड़ा था और डेकुलीन को सम्राट का आदेश सुना रहा था। क्योंकि उसे उम्मीदवारों में से चुना गया था, इसलिए उसे महल के जादूगर द्वारा बनाए गए सवाल को हल करके अपनी काबिलियत साबित करनी थी। डेकुलीन के दिमाग में कई सोचें चल रही थीं। कहानी में कभी सम्राट के उसे चुनने का जिक्र नहीं था। ये तो वाकई दिलचस्प था। आमतौर पर ऐसी बातें खास ध्यान नहीं खींचती, लेकिन जब बात खुद सम्राट की हो तो इसमें जरूर दिलचस्पी होनी चाहिए, खासकर जब रॉयल फैमिली से जुड़े कामों में अच्छे इनाम मिलते थे। इसके अलावा उसे ये भी पता लगाना था कि सोफीन पूरी रस्म के दौरान उस पर क्यों नजर बनाए हुए थी। किरॉन आगे बढ़ा और पूछा कि डेकुलीन का निर्णय क्या है। अगर उसे लगता था कि उसकी काबिलियत कम है तो वो हार मान सकता था, लेकिन जाहिर है ये वो बात नहीं थी जो हमारा लड़का जानता हो। उसने स्वीकार कर लिया और टेस्ट सवाल हासिल किया। टेस्ट सौंपते ही किरण और योद्धा कमरे से बाहर निकलने लगे, जबकि डेकुलीन टेस्ट को घूरता रहा। कागज। और जाते जाते किरण ने पीछे मुड़कर देखा, डेकुलीन की ओर नजरें गड़ाई, क्योंकि महल के जादूगर के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ये ऐसी समस्या थी जिस पर वे 3 दिन तक परेशान रहेंगे। कम से कम 1 दिन तो तय था, लेकिन उम्मीदवारों को ये समस्या हल करनी होगी ताकि वे प्रशिक्षक बन सकें। ये समस्या महल के जादूगर ने खुद मुश्किल बताई थी। इसलिए किरण को ये देखने में दिलचस्पी थी कि डेकुलीन इसे कितना अच्छा हल करेगा। जैसे ही वो मुड़ा, कागज से एक नीली आभा निकली और पूरे कमरे को घेर लिया, जिससे सब हैरान रह गए। लेकिन डेकुलीन बस घूरता रहा। उस परीक्षा को एक बेरुखी भरे नजरिए से देखा। अचानक सवाल से महल के जादूगर की एक होलोग्राफिक तस्वीर उभरी, जिसने जो कोई इसे हल करता उसे बधाई दी और बताया कि अब वो हल करने वाले की काबिलियत का आंकलन करेगा, इस बात पर कि उसे इसे पूरा करने में कितना वक्त लगा। 1 दिन के अंदर हल करना काफी तेज माना जाएगा। एक रात देखते देखते उसकी खुशी रोक नहीं पाई। उसने अपनी हैरानी जोर से व्यक्त की। परीक्षा वापस करते हुए डेक्यूलिन ने फिर भी समस्या की जटिलता की तारीफ की, ये कहते हुए कि वो सिर्फ हाल ही में रूनी भाषा के अध्ययन में उसकी रुचि की वजह से वो इसे हल करने में सक्षम था। लेकिन जाहिर सी बात है, ये तो बस शुरुआत थी। समस्या के अंदर छुपी रूनी भाषा, प्राचीन ग्रंथों में मिलने वाला ये मुश्किल लिपि उसके लिए कुछ अलग था। एक गेम डिजाइनर के तौर पर उसने इसी रूनी भाषा को गेम के लिए निखारा था। भले ही ये काफी पुरानी बात थी, उसकी याददाश्त और समझदारी के साथ इस तरह की समस्या उसके लिए तो जैसे बच्चों का खेल थी। डेक्यूलिन घूमा, तभी एक नाइट उसके पास आया और उसे निमंत्रण देते हुए बोला। किरण ने औपचारिक रूप से डेक्यूलिन को परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया और परीक्षा पूरी करने पर बधाई दी। महल वापस आकर किरण सम्राट को डेक्यूलिन के बारे में बता रही थी। जब सुनाया कि उसने सवाल सिर्फ 5 मिनट में हल कर लिया, तो वो हैरान और खुश हो गई। फिर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हम डेक्यूलिन के साथ ही जाएंगे, सम्राट ने किरण से कहा। लेकिन वो अभी भी संदेह में था। उसने उसे सलाह दी कि डेक्यूलिन को चुनने से पहले और ध्यान से देखे। फिर भी सम्राट खुश नहीं था। उसके लिए जॉर्ज के एक मुश्किल सवाल को डेक्यूलिन का हल करना ज्यादा मायने रखता था। काफी सबूत थे, फिर भी किरण की बातों को नजरअंदाज करना मुश्किल था। एक लंबी सांस लेकर उसने उसकी सलाह पर ध्यान दिया। एक महिला जिसका नाम लुईना था, लेकिन उसने सवाल को पूरा करने में 4 घंटे लगा दिए। अगर कोई इसे 5 मिनट में हल ना करता तो 4 घंटे लगाना शानदार माना जाता, लेकिन नतीजे साफ थे। किरण आगे बढ़ा और कहा कि उसने जो जादूगर लुईना की सिफारिश की थी वो व्यक्तिगत पक्षपात नहीं था। प्रोफेसर डेक्यूलिन के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थीं। वो मानता था कि एक बेहतरीन जादूगर ही दाखिले के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। शाही महल। ये सुनकर सम्राट को गुस्सा आ गया और उसने किरण से कहा कि अफवाहों की बात मत करना, क्योंकि वो सिर्फ वही मानती थी जो उसने अपनी आंखों से देखा हो। और अब जब बात यहां तक आ पहुंची है, डेक्यूलिन ही प्रशिक्षण जादूगर होगी। किरण उसके फैसले के सामने कुछ और नहीं कह सकी। बात बदलते हुए उसने रोगेदन के बारे में पूछा, जो प्रशिक्षण की रात की परीक्षा की देखरेख करने वाला था। किरण ने बताया कि रोगेदन घायल है और मेडिकल छुट्टी पर है।
उम्मीदवारों की सूची उठाते हुए उसने किरण से पूछा कि क्या उसके पास कोई सिफारिश है। रग्ड एडन की जगह कौन आएगा, इस पर चर्चा चल रही थी। तभी अचानक एक नाम सम्राट की नजर में आया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अपनी नई योजना के बारे में सोचकर वो खुश हो गई और किरण से कहा कि वो उसके अगले आदेश तुरंत पूरा करे। इसी बीच फ्री ऑर्डर में जूली अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी, जबकि उसके साथी योद्धा उसकी हालत को लेकर चिंतित थे। उस घटना के बाद से वो बिना रुके खुद को इतना थका रही थी कि अब वो कभी भी गिर सकती थी। वे सोच रहे थे कि उसकी हालत का कारण केवल यही हो सकता है कि उसे शांत करने वाली बात वॉन के शव का पता चलना था। लेकिन चूंकि वो एक चट्टान पर था, इसलिए खोज मुश्किल और धीमी थी। अचानक एक लड़का मैदान की तरफ दौड़ता हुआ आया, अपने कप्तान को बुलाता हुआ। वो जूली के पास गया और उसे कुछ बताया, जिससे वो हैरान रह गई। तुरंत ही सभी लोग उसके हवेली के सामने इकट्ठा हो गए। वहां किरण और उसके गार्ड्स सम्राट के एक और आदेश को सुना रहे थे। जूली वॉन डैफ फ्राइटन को ये सम्मान दिया जाता है कि वो सम्राट महोदय से बातचीत कर सके और तलवारबाजी कर सके। आपको ये मौका मिला है। शिक्षक नाइट के रूप में महारानी को तलवारबाजी सिखाने के लिए उम्मीदवारों में शामिल किया गया। परीक्षा पास करो और अपनी काबिलियत साबित करो। ये सुनते ही जूली तुरंत भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वक्त बीतता गया और जूली एक चोगा पहने हुए देखी गई, एक जबरदस्त बर्फीली तूफान में एक झोपड़ी की तरफ बढ़ती हुई। जैसे ही वो वहां पहुंची और दरवाजा खोला, एक जाना पहचाना आवाज उसे मिला। झोपड़ी के अंदर 3 लोग पहले ही आ चुके थे। थोड़ी निराशा और थकावट के साथ जूली ने उनका स्वागत किया और उन्हें संबोधित किया, आप सभी सीनियर्स। सुनहरे बालों वाले लड़के ने उसे बैठने को कहा और कहा कि उसे चुना जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। फिर उसने बात आगे बढ़ाते हुए बताया कि स्कूल के दिनों में वो लोग ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसे ही इकट्ठा होते थे। उसके बगल में एक रंगीन बालों वाली लड़की बैठी थी, जो पवित्र स्टार नाइट ग्वेन थी। उसे उस लड़के की प्यारी सी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने सबको सतर्क रहने को कहा। उसने साफ कहा कि पुरानी दोस्ती के नाम पर किसी पर भी ढीला नहीं छोड़ेगी। जाहिर सी बात थी, वे सब एक ही मकसद से वहां आए थे। सबने बात की। जोश से भरी रात थी, राफेल। केबिन में सन्नाटा छा गया था, हवा में तनाव था। जूली ने तरफ देखा तो एक खाली सीट नजर आई। गोरे बालों वाले लड़के ने सोचा कि वो सीट परीक्षक के लिए होगी। वहीं ग्वेन ने वाइस कैप्टन आइजैक की चोट का जिक्र किया और ये सोचने लगी कि उसकी जगह कौन लेगा। लेकिन उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। केबिन का दरवाजा चरम चरम की आवाज के साथ खुला और जो अंदर आया उसने जूली को चौंका दिया। वो था डेक्युलिन, हर कदम पर एक तरह की ऊर्जा के साथ। उसने अपना परिचय दिया, खुद को नाइट परीक्षा के अस्थायी परीक्षक के रूप में पेश किया। जब डेक्युलिन की नजरें जूली की ओर गईं, तो पूरा कमरा हैरान रह गया। जूली जमी हुई सी रह गई, उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। एक जादूगर नाइट परीक्षा का परीक्षक कैसे बन सकता है? ये सब कैसे हो रहा है? डेक्युलिन का अगला कदम क्या होगा? कमरे में सभी डेक्युलिन की एंट्री देखकर स्तब्ध थे। उस नाइट ने अपनी सीट से कूदते हुए चिल्लाया और डेक्युलिन का सामना किया, उसे एक नाइट के फर्ज से अनजान बताते हुए। लेकिन डेक्युलिन ने कुछ भी महसूस किए बिना आराम से कुर्सी पर बैठ गया। आह भरते हुए उसने शांति से कहा कि वो कोई योद्धा नहीं है, इसलिए वो दिए गए नियमों के अनुसार फैसला करेगा। भले ही वे डेक्युलिन के यहाँ होने से खुश नहीं थे, क्योंकि वो महल के चुने हुए शिक्षण जादूगर थे, लेकिन वो काबिल था और अगर उन्हें फिर भी कोई आपत्ति थी तो वे सम्राट के आदेश का उल्लंघन करेंगे। डेक्युलिन के शिक्षण जादूगर के रूप में चुने जाने की खबर समूह के लिए दूसरा झटका था। सीधे मुद्दे पर आते हुए वो सुनहरे बालों वाला लड़का आगे बढ़ा और डेक्युलिन से पूछा कि क्या वो उन्हें टेस्ट की निष्पक्षता के बारे में यकीन दिलाते हुए पूछा कि क्या वो किसी एक व्यक्ति को दूसरों से ज्यादा तरजीह देंगे। साफ था कि ये जूली के लिए था। डेक्युलिन ने शांति बनाए रखते हुए बताया कि वे सिर्फ परीक्षक हैं, अंतिम फैसला सम्राट का होगा, इसलिए वे निश्चिंत रह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आज आराम करें क्योंकि परीक्षा कल से शुरू होगी। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, समूह में फुसफुसाहट तेज हो गई। वे अभी भी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस बात से राहत मिली कि आखिरी फैसला सम्राट का होगा। सारी ताकत सम्राज्ञी के अंदर ही थी। कुर्सी पर बैठे हुए डेक्युलिन के दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे।
वे सही थे कि ये परीक्षा आसान नहीं होगी, लेकिन वजह वो नहीं समझ पाए थे, क्योंकि चाहे जो हो वो जूली के सामने फेल होने ही वाला था। समय बीतता गया और डेकुलेन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता रहा। बाहर बर्फ में 4 योद्धा एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे थे। इतने समय बाद भी उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं आई थी। खासकर जूली बहुत जोश में थी और अपनी फॉर्म में थी। उसे देखते हुए डेकुलीन थोड़ा उदास था। वो पागलपन भरा ऑफर स्वीकार करने की वजह ये थी कि उसने एक जादूगर होते हुए भी, जिसे तलवार चलाने का बेसिक भी नहीं आता, एक नाइट चुनने का मौका दिया। और इसकी वजह जूली थी। कोई भी हो, वो अभी महल में नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो दानव अभी भी महल की तहखाने में था। फ्रायन की खाई में डेकुलीन की मौत के कारणों में से एक वह आईना था। जब तक वो आईना टूट नहीं जाता, जूली महल में नहीं जा सकती थी, वरना सारी बातें सच में बेकाबू हो जातीं। अगले दिन वह प्रतियोगी पहले टेस्ट के लिए इकट्ठा हुए। ये टेस्ट उनकी अवलोकन क्षमता और लगातार मेहनत को परखने वाला था। परीक्षा वाले जगह पर कई तरह के दुर्लभ जादुई फल रखे गए थे और डेकुलेन हर एक को एक एक फल सौंपता। बस उन्हें उसे ढूंढकर वापस लाना था। उसने हाथ आगे बढ़ाया और हर किसी के सामने उनके लक्ष्य फल की तस्वीर आ गई। लेकिन एक और शर्त थी, जो भी फल वे लेकर आएंगे वो बिल्कुल ताज़ा और बिना किसी नुकसान के होना चाहिए। साथ ही डेकुलेन अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। अपना काम खत्म करते हुए डिक्यूलिन ने पूछा कि क्या किसी को कोई आपत्ति है। ये उनका पहला और आखिरी मौका था कुछ कहने का। घोड़सवार चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते रहे। साफ था कि उनकी कोई आपत्ति नहीं थी। तो डिक्यूलिन ने बिना वक्त गवाए पहला टेस्ट शुरू होने की घोषणा कर दी। ठंडी वीरान जगह पर जूली बर्फीली तूफान से जूझ रही थी। जो चीज उसे मिली वो थी आइस फ्लावर। ये एक पारदर्शी फूल है जो बर्फीले पहाड़ की ऊंचाई पर चट्टान की दीवार पर उगता है। कटाई करना वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन चूंकि एक दिन में 10 फूल खिलते और मुरझा जाते थे, इसलिए पूरी तरह से नामुमकिन भी नहीं था। अपने सोच विचार के बीच में भी उसे समझ नहीं आया कि क्या डेक्यूलिन सच में सिर्फ सम्राट के आदेश पर ही यहां आया था। जब वो मुड़ी तो आखिरकार उसे वो देखा, एक चट्टान के ऊपर चमकता हुआ बर्फीला फूल। ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना जूली ने उसे उठाया और वापस झोपड़ी पहुंच गई। जब उसने फूल दिखाया तो डिक्यूलिन कुछ देर तक चुपचाप उसे घूरता रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, ये खराब हो गया है। जूली को चौंकाते हुए उसने फूल की तरफ इशारा किया और एक पंखुड़ी में लगे छोटे से दरार दिखाई। जूली के चेहरे पर निराशा छा गई। उसने अपनी लापरवाही के लिए खुद को दोष दिया, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। वापस जंगल में उसने दूसरा फूल ढूंढ निकाला। पूरी ताकत लगाकर खड़ी चट्टान पर चढ़ते हुए उसने अपना दूसरा फूल पकड़ा। लगभग गिर ही पड़ती थी, लेकिन कैबिन पर वापस आकर वही बात दोहराई गई, ये खराब हो गया है, जिससे वो और भी गुस्से में आ गई। मेज पर बैठा सुनहरा बालों वाला लड़का खाना खाते हुए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खाना भी खराब था। इतने वक्त बाद जूली का पेट कहने लगा, टेस्ट छोड़ो यार, खासकर जब उसने उस गोरे लड़के को मेज पर मुंह लगाते देखा। लेकिन जैसे ही उसकी सोच पढ़ ली हो, डिक्यूलिन बीच में आ गया। खाना तभी मिलता था जब टेस्ट पूरा कर लेते या हार मान लेते। गंभीर चेहरे के साथ डिक्यूलिन ने पूछा कि क्या जूली हार मानने वाली है, लेकिन जूली तो हारने से बहुत दूर थी। फिर से जंगल की तरफ निकलते हुए उसने बाहर की तेज बर्फीली हवा से लड़ाई लड़ी। उसका कोट अब तक ठंड से बचाने में मदद कर रहा था, लेकिन बढ़ती ठंड और घटती ताकत की वजह से उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। एक और चट्टान पर, ऊंचाई पर उसने एक चमक देखी। उसने फिर से फूल पकड़ लिया और पूरी तरह से कैबिन तक चलती रही। लेकिन डेक्यूलिन उसके सामने खड़ा था और वही लाइन कह रहा था, बिना किसी भावना के, बाहर की बर्फीली तूफान से भी ज्यादा ठंडा। जूली अब तक टूटने वाली थी। इसका कोई मतलब नहीं था कि उसने जो तीनों फूल लाए थे वो खराब हों, खासकर जब उसने उन्हें अच्छे से। इस बार जो उसने लाया था उसे उसने ध्यान से देखा। फूल पकड़ते हुए डेक्यूलिन ने पंखुड़ी पर छोटे से दरार की ओर इशारा किया। ये काफी उलझन भरा और निराशाजनक था। जब उसने बाहर जाकर चेक किया था तो ये दरार साफ तौर पर नहीं थी। तो फिर ये कैसे हुई? अचानक उसे समझ आ गया। उसने उस कमरे की ओर देखा जहां चिमनी में आग जोर शोर से जल रही थी।
अब समस्या साफ थी। जो भी ताकत बची थी उसे जुटाते हुए जूली ने मुड़कर आखिरी बार बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। जाते हुए डेकुलिन चुपचाप सोच रही थी कि क्या उसने आखिरकार इसका हल ढूंढ लिया था, पर कोई बात नहीं थी। फिर भी वो ये टेस्ट पास नहीं कर पाएगी। जोरदार बर्फीली तूफान धीरे धीरे थम गई क्योंकि सूरज आकाश के किनारे पर धीरे धीरे उग रहा था। अंदर बाकी 3 प्रतियोगी ये बात कर रहे थे कि जूली टेस्ट पास कर पाएगी या नहीं, जबकि डेक्युलिन अपनी कुर्सी पर बैठा शांतिपूर्वक इंतजार कर रहा था। हल्की फुल्की बातचीत के बीच जूली की आवाज अचानक गूंज उठी। उसने बताया कि उसने एक और बर्फ का फूल ढूंढ लिया है। प्रतियोगी खुशी से कुर्सियों से कूद पड़े। इस बार जूली उसकी चाल में नहीं आने वाली थी। वो बर्फ में बाहर खड़ी थी, डेकुलेन से कह रही थी कि बाहर वाले फूल को देखे, वादा करते हुए कि इस बार वो खराब नहीं होगा। वो बर्फीली हवा में थकी हुई सी खड़ी थी, लेकिन फिर भी चुनौती पास करने के लिए पूरी तैयार थी। उसके दिमाग में कई बातें घूम रही थीं। अब तक वो इतनी बेवकूफ थी कि समझ नहीं पाई कि असली फूल जो बर्फ का बना था केबिन के अंदर के गर्म फायरप्लेस से खराब हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने उसका हल निकाल लिया था। उसके चेहरे पर हल्की राहत की लहर आई, लेकिन अगले ही पल डेकुलेन, जूली की बात को उसने सीधा सीधा ठुकरा दिया। शुरुआत में ही साफ कह दिया था कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिलेगा नहीं, तो बाहर आना तो दूर की बात थी। हमारे लड़के ने सारे रास्ते बंद कर रखे थे। जूली गुस्से में दांत पीसने लगी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि डेकुलीन ने कभी भी उसे टेस्ट पास करने देने का इरादा ही नहीं रखा था। वहीं बैठा हुआ डेकुलीन ने जूली को ध्यान न देने का दोष दिया और नियम याद न रखने पर फटकार लगाई। ये सब सुनकर जूली ने शांत आवाज में माना कि सारी गलती उसकी थी, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। जमीन पर घुटने टेकते हुए जूली ने अपने हाथ बर्फ पर रखे और अपनी मना को पूरे शरीर में प्रवाहित किया। सभी हैरानी से देखते रहे। जूली ने अपनी सारी मना छोड़ दी, जिससे पूरा केबिन एक नीले रंग के मना गुंबद में घिर गया। उसके अंदर उसकी मना में हर चीज को अपने घेरे में ले लिया, पूरे केबिन को एक बर्फ के टुकड़े में बदल दिया और चूल्हे की आग और सारी गर्मी को बुझा दिया। डेकुलेन हैरानी से इधर उधर देखने लगा और जूली मुश्किल से खुद को संभाले हुए हाथ में फूल लेकर अंदर आया और उसे जांच के लिए डेकुलीन को दिखाया। ध्यान बदलते ही डेकुलीन उस फूल को घूरने लगा जो जूली ने दिया था। जो बात उसके मुंह से निकली वो बाहर की ठंड से भी ज्यादा सर्द थी। ये दोषपूर्ण है। आइस फ्लावर पर भी मना का असर पड़ता है। जैसे ही उसने इतनी ताकतवर लहर छोड़ी, उसकी हार तय हो गई थी। आखिर में सब कुछ बेकार था। जूली के चेहरे पर न तो गुस्सा था न ही निराशा, वो बस उलझन और थकान में थी। और अगले ही पल सारी थकान आखिरकार इसका असर हो गया, जैसे जिंदगी की सबसे भयानक एसिड ट्रिप एक साथ टूट पड़ी हो। वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें थकी हुई और बेहोश सी थीं। डेक्युलेन ने जूली को टेस्ट से बाहर होने का ऐलान किया। वक्त गुजरता रहा जबकि जूली बिस्तर पर आराम कर रही थी। उसका शरीर का तापमान काफी नीचे गिर गया था, जिससे वो अस्थायी कोमा में चली गई। केबिन के नीचे प्रतियोगी एक दूसरे से जूली के साथ हुए अन्याय की शिकायत कर रहे थे, जबकि डेक्युलेन वहां कोने में खड़ा था। उसकी पूरी ध्यान किसी और चीज में लगा था, अलग था। ये पहली बार था जब उसने जूली का मना देखा, लेकिन इसमें कुछ अजीब बात थी। जैसे ही जूली ने अपनी मना छोड़ी, डेकुलीन की तेज नजर ने उसे सतर्क कर दिया। उसकी मना असामान्य और नुकसान पहुंची हुई थी। मना का नुकसान अंदरूनी कोर की चोट से होता है और ये बहुत ही रेयर होता है, जो आम चोट से नहीं होता। शायद ये कभी किसी गंभीर जानलेवा चोट की वजह से हुआ होगा, लेकिन जूली की चोट ऐसा सेटिंग था जिसके बारे में खुद वो भी नहीं जानता था। क्या वो उस मुकाम तक पहुंचती है जहां वो असामान्य हालत में नाइटहुड लेते हुए क्या हुआ था, असल में क्या हुआ था? बाकी कैंडिडेट्स के बीच बड़बड़ाते हुए बातें चल रही थीं। सब टेस्ट और डेकुलीन की शिकायत कर रहे थे। वो सब जूली के साथ पढ़ने वाले और नाइट्स थे, तो शायद उन्हें कुछ पता हो। डेकुलेन ने उनसे पूछा कि क्या जूली कभी अपनी जिंदगी में घायल हुई थी। ये सुनते ही गोरे बालों वाले आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत डेकुलेन पर चिल्लाते हुए उसका जिम्मेदार ठहराया
और ये सवाल किया कि वो इंसान है भी या नहीं जो ऐसे अनजान बनकर बात कर रहा है। वो उस वक्त की यादें ताज़ा करता रहा जब वो एस्कॉर्ट ड्यूटी पर थे, मगर अचानक वो रुक गया। चेहरे पर चिंता लिए उसने डेक्युलिन से पूछा कि क्या जूली अभी भी उस चोट के बाद की परेशानियों से गुजर रही है। लेकिन डेक्युलिन को तो पता ही नहीं था। जो कहानी वो सुन रहा था वो ऐसी थी जिसके बारे में खुद गेम के क्रिएटर क्रू का हिस्सा होने के बावजूद उसे भी जानकारी नहीं थी। क्या ये सब गेम के आधिकारिक शुरू होने से पहले हुआ था? फिर गोरे आदमी ने रैफल की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे जूली में कुछ अजीब लगा जब वो उसके साथ मुकाबला कर रहा था। रैफल ने बताया कि जूली हमेशा अपने मना के इस्तेमाल को सोच समझकर सीमित करती थी। भले ही वो अपनी तलवार की ऊर्जा का इस्तेमाल करती, वो कभी भी अपनी मना एक साथ पूरी तरह नहीं छोड़ती थी और सोचती थी कि क्या ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। जबकि डेक्युलिन वहां खड़े होकर सुन रहे थे, उन्होंने सभी को अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने का आदेश दिया और बताया कि अगला टेस्ट तभी शुरू होगा जब फेल हुए परीक्षार्थी चले जाएंगे। अगले सुबह जब सूरज की रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी, जूली अपने बैग पैक करके कैबिन के बाहर खड़ी थी, पूरी तरह तैयार। चली जाने लगी। उसने एक आह भरी और चलने लगी, लेकिन डेक्युलिन ने अंदर से उसे बुलाया। उसने उसकी बाहर होने पर अफसोस जताया, लेकिन जूली ने मुड़कर झुकते हुए माना कि उसकी ही चूक की वजह से वो हार गई और उसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। जूली जाते जाते ही डेक्युलिन ने उससे पूछा कि क्या वो उसका एक सवाल जवाब दे सकती है। वो वादा जो उसने पहले तोड़ा था, वो चाहता था कि वो वादा उसकी अपनी जुबान से सुने। उसे एक बार फिर से सुनना था वो वादा। काफी पहले ही सब टूट चुका था और जूली अभी भी उससे नफरत करती थी। फिर भी वो उसे रोक रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो कुछ कहे, या शायद वो बस उसे कुछ सेकंड और अपने सामने रखना चाहता था। उसने खुद से सवाल किया कि क्या वो डेक्युलिन के लिए बहाने बना रहा था जो वो बन चुका था। लंबे सन्नाटे के बाद जूली बोलने लगी, अब आधा साल हो गया है। उस वक्त उसे लूना परिवार के सदस्यों से एक खत मिला था। वो एक जादूगर की माँ का खत था जो डेक्युलिन की कमान के नीचे था। उसने अपनी जान दे दी। उस खत में उसने अपने किए बुरे कामों का जिक्र किया था। खत पढ़कर उसने उससे सच बताने को कहा कि क्या वो सब सच है, लेकिन डेक्युलिन ने उस खत को वहीं जला दिया। यही बात उसके लिए उनके रिश्ता खत्म करने का बड़ा कारण बन गई। पर डेक्युलिन बहुत परेशान था। उसने जूली से विनती की कि वो अपना फैसला वापस ले और मन बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी उसने वादा किया कि सच बताएगा और माफी मांगेगा। लेकिन जूली को समझ नहीं आया कि डेक्युलिन अब ये सब क्यों पूछ रहा है। उसने ये भी वादा किया कि रिसर्च प्रकाशित करने के दिन वह असली लेखक से माफी मांगेगा। ये सुनकर जूली गुस्से से भर गई और चिल्लाई। उसने पूछा कि डेक्युलिन ने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। उसकी बात ध्यान से सुनते हुए डेक्युलिन ने फिर से नरम आवाज में माफी मांगी। अब वह बस ये कहकर खुद को बहाना बना सकता था कि उस वक्त का डेक्युलिन और अब का डेक्युलिन अलग था। ये बातें सुनकर जूली थोड़ी हक्के बक्के रह गई, क्योंकि वह वहीं खड़ी सोच रही थी कि अभी क्या हुआ। डेक्युलिन ने फिर से जूली को बुलाया और कहा कि अब से वह उसे प्यार करने की कोशिश नहीं करेगा। उनके लिए ये बेहतर होगा कि वे अलग अलग रास्ते चलें। डेक्युलिन ने जूली से वादा किया कि वो अपनी भावनाओं पर काम करेगा ताकि जूली पर उनसे कोई बोझ न पड़े और एक दिन ये भावनाएं पूरी तरह खत्म हो जाएं। जूली वहां खड़ी रह गई, कुछ कह नहीं पा रही थी, बस डेक्युलिन की बात सुनती रही। फिर डेक्युलिन ने मुड़कर केबिन के अंदर जाते हुए जूली से कहा कि वापसी में सावधान रहे। उसे एक आखिरी बार सांत्वना दी और उस मेहनत की तारीफ की जो उसने इस टेस्ट में लगाई थी। जूली जैसे जैसे बर्फ के बीच से गुजर रही थी, डेक्युलिन के वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे कि वो उसे प्यार करना छोड़ने की कोशिश करेगा। जहन में एक हल्की सी मुस्कान जूली के चेहरे पर आ गई जब उसने सोचा कि क्या डेक्युलिन सच में अच्छे के लिए बदल रहा है। इसी बीच केबिन की खिड़की से डेक्युलिन जूली को जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि भले ही उसकी मानसिक मजबूती कितनी भी मजबूत हो, फिर भी वह जूली के लिए अपने जज्बातों से बच नहीं पा रहा था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।